हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हर्षवर्धन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के जीवन और उसकी सफलताओं का वर्णन कीजिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक गुप्त साम्राज्य के बाद हम हर्षवर्धन पे कैसे आ गए। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल लगभग 320 से लेके 550 ईस्वी तक रहा था। तो खासकर जो एक गुप्त शासक था लास्ट में, जैसे स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और उत्तर भारत, क्योंकि आप जानते हो कि गुप्तों का जो शासन था वो उत्तर भारत तक ही सीमित था, तो उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। और उस समय हुणों के भी आक्रमण हो रहे थे। हुण एक आक्रमणकारी जाति थी जो कि मध्य एशिया से निरंतर वो भारत पर आक्रमण करने में लगी हुई थी। तो बहुत से क्षेत्र पर, जैसे कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी भारत पर हुणों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और जो उत्तर और पश्चिमी भारत था वो अनेक सामंतों के हाथ में चला गया था। सामंत, शायद आप समझते होंगे कि राजा के पास जब भूमि ज़्यादा हो जाती थी तो वो अपनी कुछ भूमि अपने सगे संबंधियों को या कुलीन वर्ग के लोगों को दान दे दिया करता था। उससे जो है उसका ये कर्तव्य होता था सामंत का कि वो राजा के लिए सेना तैयार करता था और जो राजस्व होता था उससे उसका खर्चा चलाता था। तो इस प्रकार से वो जो सामंत बने थे नए नए, हर्षवर्धन एक शासक हुआ जिसने उन सामंतों पर कब्जा करके, उन सामंतों को पराजित करके और उनको अपने अधीन ले लिया, और उसे हम उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासक भी कहते हैं। ठीक है ना, द लास्ट हिंदू एम्परर, द लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो वो पुष्यभूति या वर्धन वंश से संबंधित था। दोनों नाम से पुकारा जाता है। पुष्यभूति भी कहा जाता है उसके वंश को और वर्धन भी कहा जाता है, वर्धन वंश। पहले पुष्यभूति कहा जाता था, बाद में उसको वर्धन वंश का नाम दिया गया। तो थोड़ा सा मैं आपको पुष्यभूति वंश की उत्पत्ति, स्थापना के बारे में बता दूं। तो पुष्यभूति वास्तव में एक व्यक्ति का नाम था, एक राजा का नाम था जिसने थानेश्वर, अपने हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र के निकट जो थानेसर है वहाँ पर उसने अपनी सत्ता स्थापित की थी। वैसे तो इसका नाम स्थानीश्वर था, लेकिन वो धीरे धीरे नाम विकृत होते होते वो थानेसर पड़ गया था। तो पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने थानेसर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, लेकिन पुष्यभूति के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, ना ही हमें उस काल के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो, उसके हाथ में सत्ता तो थी लेकिन वो स्वतंत्र शासक नहीं था, ही वॉज नॉट इंडिपेंडेंट। और बाद के जो पुष्यभूति वंश के शासक हुए, जैसे उनमें नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। अब ये जो प्रभाकर वर्धन था ना, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये बैकग्राउंड है मतलब हर्षवर्धन की, कि जो उसके पिता थे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन उम्र में हर्षवर्धन से बड़ा था। ठीक है, तो ये जो है थानेसर से शासन करते थे। आज के हरियाणा में कुरुक्षेत्र के निकट, कुरुक्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है थानेसर, यहाँ से उनका शासन चलता था। और जो प्रभाकर वर्धन था, मतलब हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के पिता, उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और अनेक पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया। और उसने राजपूताना, सिंध, गुजरात, मालवा के भी शासकों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये जो देखिए वर्धन वंश की जानकारी या हर्षवर्धन की जो जानकारी है, ये हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे एक स्रोत तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है, एक मधुबन और बांसखेड़ा के अभिलेख हमें मिलते हैं, एक
कई जगह से हर्षवर्धन कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इवन सोनीपत से, पहले इसे सोनपत कहा जाता था, यहाँ से भी हमें जो है हर्षवर्धन कालीन मोहरें या सिक्के प्राप्त हुई। तो जानकारी के बहुत से स्रोत हैं, और ये तो आप शायद जानते ही होंगे कि हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हुनसांग। हुनसांग ने मतलब वो लगभग 629 में भारत में, वो 629 में चीन से चला था और भारत पहुंचा। भारत में उसने कई वर्ष जो है हर्षवर्धन के दरबार में बिताए। नालंदा विश्वविद्यालय में भी उसने कुछ वर्ष बिताए। तो इस तरह से जब वो वापस गया 645 में अपने चीन में पहुंचा, तो उसने उसने अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा, और उस यात्रा के वृत्तांत को कहा जाता है सीयूकी। सीयूकी का मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी पश्चिमी जगत का वृत्तांत। तो बहुत से स्रोत हमें हर्षवर्धन की जानकारी के प्राप्त होते हैं, और काफ़ी हद तक तो हमें बाणभट्ट की हर्षचरित, बाणभट्ट उसके दरबार में कवि था हर्षवर्धन के दरबार में, तो उसने हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन किया, तो इसलिए उसको हर्षचरित कहा गया। ऐसे बहुत से चरित्र काव्य लिखे गए थे। अब हम बात करते हैं राज्यवर्धन की, कि जब एक परंपरा थी उस समय कि जब किसी शासक की मृत्यु होती थी तो उस शासक की मृत्यु के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी बड़ा पुत्र, वो राजगद्दी पर बैठता था। तो जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई तो राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठा, लेकिन राजगद्दी पर बैठते ही उसको एक बहुत ही दुखद समाचार मिला। क्या था कि ये दो भाई थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, इनके अलावा इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का जो विवाह था वो कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से कर दिया गया था। कन्नौज उस समय काफ़ी शक्तिशाली राज्य था, तो वहाँ का शासक था ग्रहवर्मन। तो मैं आपको बता रहा था कि एक सूचना मिली उसको राजगद्दी पर बैठते ही कि राज्यवर्धन का जो बहनोई था, यानी ग्रहवर्मन, मैंने आपको बताया कि राजश्री का विवाह उससे कर दिया गया था, उसको ये सूचना मिली कि ग्रहवर्मन की मालवा के शासक देवगुप्त ने हत्या कर दी। ये उसको एक सूचना मिली थी। तो ये बहुत दुखद सूचना थी। उसकी बहन विधवा हो गई थी और मालवा का शासक देवगुप्त इसके लिए जिम्मेदार था। तो राज्यवर्धन ने अपनी बहनोई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए वो निकल पड़ा, और कहा जाता है कि उसने मालवा के शासक देवगुप्त को पराजित कर दिया था एक युद्ध में। लेकिन तभी उसकी मदद के लिए गौड़ यानी बंगाल, उस समय बंगाल को गौड़ राज्य कहा जाता था, गौड़ का शासक शशांक उसकी मदद के लिए आ गया, और उन्होंने षड्यंत्र करके किसी तरह राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यानी हर्षवर्धन के सामने तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें सामने आ गई। एक तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, फिर उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा भाई राजगद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसके बहनोई की भी मृत्यु हो गई, और फिर राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई षड्यंत्र करके। किसने? बंगाल का जो शासक था, यानी गौड़ का शासक शशांक। गौड़ के शासक शशांक ने और मालवा का जो शासक था देवगुप्त, हालांकि इस युद्ध में पराजित हो गया था, लेकिन बाद में उस षड्यंत्र से इन दोनों ने मिलकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यानी उसी समय हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु हुई, उसके बहनोई की मृत्यु हुई, उसके भाई की मृत्यु हुई, बड़े भाई की। तो अब और कोई विकल्प नहीं था, हर्षवर्धन को राजगद्दी पर बैठना पड़ा। हर्षवर्धन जब राजगद्दी पर बैठा तो वो केवल 16 वर्ष का था, ही वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, और उसके सामने बहुत सी समस्याएं थी। 590 ईस्वी में वो उसका जन्म हुआ था हर्षवर्धन का, और 606 ईस्वी में वो राजगद्दी पर बैठा। तो देखा जाए तो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का जो पालन पोषण हुआ था वो एक राजसी वातावरण में हुआ था। उन्हें हर प्रकार से अभ्यस्त किया गया था युद्ध के लिए और अन्य कार्यों के लिए। तो उसका वर्णन भी हमें मिलता है। बाणभट्ट ने अपनी हर्षचरित्र में वर्णन लिख रखा है कि दिन प्रतिदिन हर्षवर्धन शस्त्र अभ्यास में
इतना ज़्यादा लीन हो जाता था कि उसके जो हाथ थे वो काले पड़ गए थे शस्त्रों का प्रयोग करते करते। लेकिन जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सी समस्याएं थी। एक तो उसको अपने बहनोई और भाई की मृत्यु का बदला लेना था शशांक से, और एक और जो बात थी जो बहुत ही दुखद थी कि उसकी जो बहन थी वो शशांक के हाथ लग गई थी और शशांक ने उसे कारागार में डाल दिया था, लेकिन कारागार से वो कहीं भाग गई थी। अब वो कहते हैं कि वो भागकर जंगलों में चली गई थी और हर्षवर्धन जो है अपनी बहन की खोज में चल पड़ा। हर्षवर्धन का ज़्यादातर जो समय बीता था, हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। तो यशोमती का जो भतीजा था भंडी, वो उसका सेनापति था और वो बहुत ही योग्य सेनापति था। तो ज़्यादातर समय जो हर्षवर्धन का इसके सानिध्य में बीता था। तो हर्षवर्धन अपनी बहन की खोज के लिए चल पड़ा और उसने ठीक उस समय खोज निकाला अपनी बहन को कि जब वो सती होने जा रही थी। तो इन बातों से ये भी पता लगता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। हर्षवर्धन की माता भी अपने पति की मृत्यु के बाद यानी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सती हो गई थी और राजश्री भी सती होने जा रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने राजश्री को ठीक उस समय बचा लिया जब वो सती होने जा रही थी। तो इस प्रकार से अब कन्नौज में तो कोई था नहीं, राजश्री का कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने राज्य में मिला लिया। तो हर्षवर्धन की अब 2 राजधानियाँ होंगी, एक तो थानेश्वर और दूसरी कन्नौज, यानी थानेसर और कन्नौज से वो शासन करने लगा और काफ़ी शक्तिशाली हो गया। बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में।